तो बेटा यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन को मैं आपको करवा रही हूँ। फॉर ए कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन है आपका FeOH की होल थ्राइस। अब ये आपको पता है ये आयरन हाइड्रोक्साइड है, तो मैंने आपको टेबल करवाई थी पॉजिटिव चार्ज कोलाइड्स और नेगेटिव चार्ज कोलाइड्स की। तो ये आपको पता है FeOH की होल थ्राइस पॉजिटिव चार्ज कोलाइड है, ठीक है। तो इसको अरेंज करना है आपको। अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोएगुलेशन। तो आपको यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रोलाइट गिवन है, जैसे कि MgSO4, NaCl, Na3PO4 एंड K4FeCN6। अब आपको ये पता, अगर ये पॉजिटिव चार्ज कोलाइड है तो कोएगुलेट नेगेटिव आयन से होगा, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है बेटा, यहाँ पे नेगेटिव आयन कौन कौन से हैं। ओके, तो यहाँ पे नेगेटिव आयन है, यहाँ मैंने बता रखा है सारा। FeOH की होल थ्राइस इज ए पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन, सो इट कोएगुलेट बाय नेगेटिव चार्ज आयन। तो MgSO4 में नेगेटिव आयन क्या है, SO4 2 नेगेटिव, सोडियम फॉस्फेट में है PO4 3 नेगेटिव, NaCl में है Cl नेगेटिव, और K4FeCN6 में है FeCN6 4 नेगेटिव, FeCN6 4 नेगेटिव। तो अब आप देख पा रहे हो सबसे ज्यादा चार्ज यहाँ किस पे है बेटा, FeCN6 4 नेगेटिव पे है। यहाँ मैक्सिमम चार्ज किस पे है, FeCN6 4 नेगेटिव पे है, ठीक है। तो जिस पर चार्ज ज्यादा होगा वो ही आपका ज्यादा कोएगुलेशन करवाएगा। तो इसमें आंसर आपका क्या बना, FeCN6 4 नेगेटिव बना। उससे कम होगा PO4 3 नेगेटिव, उससे कम होगा SO4 2 नेगेटिव, और सबसे कम होगा Cl नेगेटिव, ठीक है। या आप यू लिख सकते हो, सबसे ज्यादा है K4FeCN6, उससे कम है Na3PO4, देन MgSO4 एंड देन NaCl। अब यूनिट क्या है बेटा कोएगुलेशन वैल्यू की, वो आपको पता है मिलीमोल्स पर लीटर। मिलीमोल्स पर लीटर, इसको आप याद कर लें। चलिए अब इसके बाद एक बार क्विक रीजन हम लेते हैं प्रोटेक्शन पावर का। टॉपिक इज प्रोटेक्टिव पावर ऑफ लायोफिलिक कोलाइड। तो आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि प्रोटेक्शन किसकी की जाती है, लायोफोबिक कोलाइड की। हमने डिफरेंस किया था लायोफिलिक और लायोफोबिक में। तो लायोफिलिक कोलाइड कभी भी कोएगुलेट नहीं होते हैं, बट लायोफोबिक कोलाइड गेट्स कोएगुलेट ऑन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये आपको पता होगा बेटा, लायोफोबिक कोलाइड ही कोएगुलेट होता है, कभी भी लायोफिलिक कोलाइड कोएगुलेट नहीं होता है। क्षितिज, क्षितिज बेटा पेन मत चलाओ, हाथ और नाम आ रहा है आपका यहाँ पे। क्षितिज, तो जो प्रोसेस है प्रोटेक्शन ऑफ लायोफोबिक कोलाइड की फ्रॉम कोएगुलेशन, तो मैं ये बता रही थी आपको कि लायोफोबिक कोलाइड ही कोएगुलेट होता है, लायोफिलिक कोलाइड कभी भी कोएगुलेट नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि लायोफिलिक कोलाइड स्टेबल होता है, बट लायोफोबिक कोलाइड्स आर नॉट स्टेबल, ठीक है। तो लायोफोबिक कोलाइड कोएगुलेट होते हैं क्या डालने पर, इलेक्ट्रोलाइट डालने पर। और अगर हमें उन्हें कोएगुलेट होने से रोकना है, अगर हमें उन्हें कोएगुलेट होने से रोकना है तो हमें उसकी प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। तो प्रोटेक्ट करना है लायोफोबिक कोलाइड को, और उनको प्रोटेक्ट कौन करेगा, लायोफिलिक कोलाइड। ये बात आप ध्यान रखें बेटा, प्रोटेक्शन करनी है लायोफोबिक कोलाइड की, और प्रोटेक्ट उसे कौन करेगा, लायोफिलिक कोलाइड करेगा। अब लायोफिलिक कोलाइड की एग्जांपल क्या है, जैसे गम हुआ, जिलेटिन हुआ, एग एल्बुमिन हुआ, स्टार्च हुआ, पोटैटो हुआ बेटा, पोटैटो स्टार्च, ये सब बेटा आपके लायोफिलिक कोलाइड है। ये सब प्रोटेक्ट करते हैं किसको, लायोफोबिक कोलाइड से, को किससे, कोएगुलेशन से। तो यहाँ मैंने यही लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लायोफोबिक कोलाइड फ्रॉम द कोएगुलेशन। कैसे होगी उसकी प्रोटेक्शन, बाय एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। इट कैन बी डन बाय यूज ऑफ लायोफिलिक और प्रोटेक्टिव कोलाइड। तो अब आप इससे समझ सकते हो, ये बेटा एक लायोफोबिक कोलाइड है। अंदर जो मैंने ब्लैक पेन से बना रखा है, सॉरी ब्लू पेन से, ये एक लायोफोबिक कोलाइड है। अब अगर इसमें मैं कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डालती हूँ तो इसकी कोएगुलेशन होगी। अब हमें इसे प्रोटेक्ट करना है कोएगुलेशन से, तो हम इसके बाहर एक लेयर लगा देंगे लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन की। हम इसके बाहर बेटा एक लेयर लगाएंगे लायोफिलिक कोलाइड्स की, ठीक है। तो वो लायोफिलिक कोलाइड की लेयर जो है इसकी प्रोटेक्शन में यूज होगी। हो गया। फॉर एग्जाम्पल कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड, बेटा सोल लिखो, सॉल्यूशन एक ही बात होती है। कोलाइडल सोल है गोल्ड का, ये लायोफोबिक होता है, इट इज लायोफोबिक, मैंने करवा रखा है।
जितनी भी मेटल्स है और उनके कोलाइडल सॉल्यूशंस है, ऑल आर लायोफोबिक। तो गोल्ड एक मेटल ही तो है, तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन है गोल्ड का, इट इज लायोफोबिक इन नेचर। और इसकी प्रोटेक्शन हम कैसे करेंगे, इसमें लायोफिलिक कोलाइड डाल के। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है इट्स प्रोटेक्शन कैन बी डन बाय एडिंग कोलाइडल सॉल्यूशन। इट्स प्रोटेक्शन कैन बी डन बाय एडिंग कोलाइडल सॉल्यूशन। किसका, देखिए, ऑफ जिलेटिन, क्योंकि जिलेटिन कैसा कोलाइड है, लायोफिलिक कोलाइड है। ठीक है, अब आगे ये कह रहा है जो आइसक्रीम है बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है। आइसक्रीम में हम लायोफिलिक कोलाइड प्रोटेक्शन किससे करते हैं, जिलेटिन से। हम बेटा आइसक्रीम की प्रोटेक्शन किससे करते हैं, जिलेटिन से करते हैं। ठीक है, तो ये आप कर लें। इसके बाद है बेटा आपका गोल्ड नंबर क्या है, व्हाट इज गोल्ड नंबर। तो गोल्ड नंबर ना एक टर्म है और ये यूज होती है एक कोलाइड की प्रोटेक्शन करने में। गोल्ड नंबर एक टर्म है, इट इज यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ, किसकी प्रोटेक्शन बेटा, लायोफोबिक कोलाइड की प्रोटेक्शन में यूज होती है, लेकिन ये टर्म लगती है लायोफिलिक कोलाइड के लिए। आपको ये पता है लायोफिलिक कोलाइड प्रोटेक्ट करते हैं लायोफोबिक कोलाइड को। तो कोई भी लायोफिलिक कोलाइड है, अंशु, अंशु बेटा, अंशु, नो, मैंने इसीलिए कर रखा है ये। ठीक है, तो गोल्ड नंबर की टर्म जो है ये लायोफिलिक कोलाइड की पावर को यूज करने में, मेजर करने में काम करता है। लायोफिलिक कोलाइड प्रोटेक्शन करवाता है, ये आपको पता है। अब उसमें कितनी टेंडेंसी है प्रोटेक्ट करवाने की, उसका मेजरमेंट हम एक वैल्यू से करते हैं, दैट इज द गोल्ड नंबर। तो गोल्ड नंबर क्या है, इट इज ए टर्म यूज्ड टू कंपेयर द प्रोटेक्टिव पावर ऑफ लायोफिलिक कोलाइड। जो बेटा गोल्ड नंबर की टर्म है ना, ये प्रोटेक्शन पावर में यूज होता है लायोफिलिक कोलाइड की। इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय सिग्मोंडी। ठीक है, लायोफिलिक कोलाइड को ही प्रोटेक्टिव कोलाइड बोलते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है बेटा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ गोल्ड नंबर, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ गोल्ड नंबर। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है गोल्ड नंबर का, तो जितनी गोल्ड नंबर की वैल्यू कम होगी, जितनी गोल्ड नंबर की वैल्यू कम होगी, उतनी ही क्या होगी, प्रोटेक्शन पावर उसकी ज्यादा होगी। लेसर द वैल्यू ऑफ गोल्ड नंबर, मोर विल बी इट्स प्रोटेक्शन पावर। ये बात आप ध्यान रखें। अब ये एक टेबल है बेटा, देखिए जो ये सारे एग्जाम्पल है ना, ऑल ऑफ दीज आर लायोफिलिक, ऑल ऑफ दीज आर लायोफिलिक। लायोफिलिक को ही बोलते हैं प्रोटेक्टिव। लायोफिलिक ही क्या होता है, प्रोटेक्टिव होता है। ठीक है, तो ये सब आपके अब यहां से आपको याद भी हो जाएंगे लायोफिलिक कोलाइड कौन कौन से होते हैं। जिलेटिन है, हीमोग्लोबिन है, गम अरेबिक है, एग एल्बुमिन है, पोटैटो स्टार्च है, सोडियम ओलिएट है, स्टार्च है। ऑल ऑफ दीज आर लायोफिलिक कोलाइड्स। और यहाँ पर यहाँ इन सभी कोलाइड्स की आपको गोल्ड नंबर की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो अब आप सब इनकी ना आपको वैल्यू याद नहीं करनी बेटा, बस आपको इतना देखना है यहाँ पे कि सबसे कम वैल्यू किसकी है गोल्ड नंबर की और सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है। तो अगर आप देख पा रहे हो इन सभी में से सबसे कम वैल्यू किसकी है, जिलेटिन की है। कितनी, 0.005 से लेके 0.01 तक। तो इसकी सबसे कम वैल्यू है गोल्ड नंबर की। अब जिसकी सबसे कम नंबर वैल्यू होगी गोल्ड नंबर की, वो सबसे बढ़िया प्रोटेक्टिव कोलाइड होगा। तो इन सब में से जो आपका जिलेटिन है ना, इट इज द बेस्ट प्रोटेक्टिव कोलाइड, इट इज द बेस्ट प्रोटेक्टिव कोलाइड। ठीक है, और आप ये देखो इन सब में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है गोल्ड नंबर की, स्टार्च की है। कितनी, 25 to 50, 25 to 50। ठीक है, तो स्टार्च की सबसे ज्यादा वैल्यू है गोल्ड नंबर की। इसका मतलब क्या होगा, जो स्टार्च है इसकी प्रोटेक्शन पावर सबसे कम है, स्टार्च की प्रोटेक्शन पावर सबसे कम है। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या आया, अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, मान लीजिए आपको कोई भी दो कोलाइड यहाँ पे दिए हैं और आपको उनकी गोल्ड नंबर की वैल्यू दी है, तो आपको ये बताना है विच वन इज बेटर प्रोटेक्टिव कोलाइड। तो आप कैसे बता पाएंगे, जिसकी गोल्ड नंबर की वैल्यू कम होगी वो ज्यादा अच्छा प्रोटेक्टिव कोलाइड होगा, या आप ये कह सकते हैं वो ज्यादा अच्छा लायोफिलिक कोलाइड होगा, उसकी प्रोटेक्शन पावर ज्यादा होगी। तो आपको बेटा इनकी वैल्यूज लर्न नहीं करनी, बस जस्ट आपको ध्यान होना चाहिए किसकी कम है और किसकी ज्यादा है। ओके, फिर आपका नेक्स्ट है इमल्शन क्या होता है। तो इमल्शन तो हमने पहले ही पढ़ लिया। इमल्शन का मतलब क्या होता है,
जहां पे डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों ही लिक्विड स्टेट में होते हैं। जहां पे डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों की स्टेट लिक्विड होगी, तो आप ये कह सकते हो इमल्शन इज ए टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच लिक्विड इज डिस्पर्ज इनटू लिक्विड। ठीक है, इसमें लिक्विड ही लिक्विड में डिस्पर्ज होता है। अब जो इमल्शन है ये दो टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज O by W oil in water, second one is W by O water in oil. These are the two type of emulsion, oil in water and water in oil. तो पहला है oil in water। क्या होता है? तो बेटा oil in water में oil तो होता है डिस्पर्ज फेज, water होता है डिस्पर्जन मीडियम, और W by O में क्या है? water डिस्पर्ज फेज होता है और oil डिस्पर्जन मीडियम होता है। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस है डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम का। याद कैसे रखोगे? O by W, पहले O आया ना, O मतलब यहाँ डिस्पर्ज फेज है, और बाद में W आया, W मीन्स वाटर, वाटर यहाँ पे डिस्पर्जन मीडियम है। सेकंड है वाटर इन ऑयल, W by O, तो पहले W है तो ये चीज कम है, तो वाटर यहाँ डिस्पर्ज फेज है और ऑयल यहाँ डिस्पर्जन मीडियम है। एग्जाम्पल आप कर लेंगे, मिल्क है, वेनिशिंग क्रीम है। अब आप तो देख सकते हो मिल्क है, उसमें फैट कम होगा, लिक्विड ज्यादा होगा, तो मिल्क में क्या होता है? फैट डिस्पर्ज होती है लिक्विड के अंदर। ठीक है, तो मिल्क जो आपका है वो O by W का एग्जाम्पल हुआ। वेनिशिंग क्रीम जो सेविंग क्रीम होती है वो भी किसका एग्जाम्पल है? O by W इमल्शन का। W by O में क्या है बेटा? फैट की क्वांटिटी ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे बटर आपका हो गया, कोल्ड क्रीम हो गया, कोल्ड लीवर ऑयल हो गया, तो ये सब आपके एग्जाम्पल है W by O टाइप इमल्शन के। ओके, तो बेटा इसी के साथ आपका जो ये चैप्टर है पूरा कंप्लीट होता है कोलाइडल सॉल्यूशन का। तो अब इसके बाद हम कुछ आगे नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, और नया टॉपिक हम शुरू करेंगे चैप्टर 4 की। कुछ आपको स्टार्टिंग का बेसिक मैं करवा देती हूँ। चैप्टर 4 बेटा अब मैं शुरू करवा रही हूँ आपको, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसका आपको स्टार्टिंग का टॉपिक मैं करवा रही हूँ। देखिए ध्यान से, अब चैप्टर नंबर 4 है, वो फटाफट से रिवीजन करते हैं इस चैप्टर का, क्योंकि टेस्ट भी आपका 4-5 दिन के बाद। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, फर्स्ट टॉपिक आपका है कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो आपको पता है इट इज ए रियल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें दोनों ही एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, सिंगल बॉन्ड से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और एटम्स यहाँ पे सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं। अब आगे हैं जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। एक तो आपका होता है होमो एटॉमिक कोवलेंट कंपाउंड, और एक आपका होता है हिट्रो एटॉमिक कोवलेंट कंपाउंड। तो ये दो टाइप है बेटा, होमो एटॉमिक एंड हिट्रो एटॉमिक। होमो का मीनिंग आपको पता है, कोवलेंट बॉन्ड, होमो मीन्स सेम होता है, तो यहाँ कोवलेंट बॉन्ड है बिटवीन टू सिमिलर एटम, और हिट्रो एटॉमिक में क्या है? कोवलेंट बॉन्ड है बिटवीन टू डिसिमिलर एटम। ओके, तो ये डिफरेंस है बेटा दोनों में। यहाँ पर नंबर ऑफ एटम सेम रहेंगे और इसमें आपके अलग अलग हो जाएंगे। ओके, इसके बाद है आपका आगे टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। बेटा जहां भी डाउट हो ना प्लीज रेज योर हैंड। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, तो बेटा कोवलेंट बॉन्ड आपके 3 टाइप्स के होते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को एक सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करेगी, इसको डबल बॉन्ड से और इसको ट्रिपल बॉन्ड से। अब ये क्वेश्चन मार्क मैंने ये क्यों लगाया कि ये बॉन्ड वगैरह बनते क्यों हैं, सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड क्यों आता है? तो सीधा सा आंसर है, वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हर कोई चाहता है कि वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करे, उसकी वैलेंसी कंप्लीट रहे। ठीक है, तो अपना फर्स्ट पेज में कुछ खास ऐसा है नहीं, रिवाइज मैंने करवा दिया आपको एक बार। चलिए अब इसके आगे देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, मतलब बिटवीन टू एटम सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका है होमो एटॉमिक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। होमो मीन्स सेम एटम्स, जिसमें एक ही तरह के एटम्स हो वो होता है होमो एटॉमिक, और बीच में बॉन्ड कैसा है? सिंगल बॉन्ड है और कोवलेंट बॉन्ड है। फर्स्ट एग्जांपल आप इसका देखें, जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इसको हम H2 बोलते हैं, पता है आपको। ठीक है, हाइड्रोजन बेटा हमेशा किस में एग्जिस्ट करता है? मॉलिक्यूलर फॉर्म में, H2 की फॉर्म में, तो ये H2 है। अब ये आपको पता है H का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। इसका मीनिंग हाइड्रोजन में एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप लोग बनाएं तो कैसे बनेगा बेटा? ये देखिए 2 H एटम है
और दोनों ही H एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ डॉट से दिखाना है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए 2 H की एटम है और दोनों के पास ही एक एक इलेक्ट्रॉन है, किसी का भी डुप्लेट यहाँ पे पूरा नहीं है, बोथ आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर। ओके, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे बेटा, ये दोनों आपस में अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। भाई इस H के पास एक इलेक्ट्रॉन था, इस H के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसने इसका लेके 2 कर लिए, इसका लेके 2 कर लिया, मतलब किसी का भी यहाँ पे वैलेंसी तो पूरी थी नहीं, तो इन्होंने आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके अपना डुप्लेट पूरा किया। अब आप ये देखें बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने से यहाँ एक सिंगल बॉन्ड बना, तो H और H के बेटा बीच में यहाँ एक सिंगल बॉन्ड आया, 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, तो ये आपका एग्जांपल हुआ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का। इसके बाद नेक्स्ट आप देखिए सेकंड है क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्लोरीन मॉलिक्यूल क्या होता है आपको पता है, Cl2। क्लोरीन मॉलिक्यूल क्या होगा, Cl2 होगा, इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म यही होती है। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 17, इसको डिवाइड करते हैं तो 2, 8 और 7, तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, इट मींस देयर आर द 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बेटा जो इसकी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है ना, उन्हें हम डॉट से दिखाते हैं, तो ये हमारा एक क्लोरीन एटम है और इस पे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, प्लस में ये आपका दूसरा क्लोरीन एटम है, इसके पास भी 7 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है अब ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा, तो इसे अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, 7 तो इसके पास है ही, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, उससे इसके 8 हो जाएंगे, इसके पास भी 7 तो है ही, ये एक इसका शेयर कर लेगा तो इसके भी 8 हो जाएंगे। तो दोनों एटम को एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अब आप देखिए बेटा ये 6 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन पे एज इट इज है, यहाँ भी ये 6 इलेक्ट्रॉन एज इट इज है। इन दोनों क्लोरीन का बेटा जो ये एक एक इलेक्ट्रॉन था ना, ब्लू डॉट जो दिखा रखा है, ये दोनों, इन दोनों ने यहाँ देखो क्या किया, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, उसकी हेल्प से यहाँ पर एक बॉन्ड आ गया Cl और Cl के बीच में, हो गया, समझ गया आप लोग। तो उससे क्या होगा आप देखिए आगे, Cl और Cl के बीच में एक बॉन्ड आया, एक बॉन्ड क्यों आया, क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई टोटल, और दोनों क्लोरीन एटम के पास ये 3-3 पेयर बच गए इलेक्ट्रॉन के, ये पहला पेयर है, ये दूसरा पेयर हो गया, ये इसका थर्ड पेयर हो गया, ऐसा यहाँ पे या 1 2 और 3, ठीक है। तो ये 3-3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह गए हैं जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो अब आप देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या होते हैं, तो देखिए इलेक्ट्रॉन के पेयर ही तो है, 2 इलेक्ट्रॉन से एक पेयर बनेगा। अब इलेक्ट्रॉन पेयर आपके 2 टाइप के होते हैं, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। लोन पेयर मतलब अनशेयर्ड पेयर भी बोलते हैं जिसको, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते उसको हम बोलते हैं लोन पेयर या अनशेयर्ड पेयर। और बॉन्ड पेयर क्या होता है, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, मतलब ये शेयर्ड पेयर होगा, ठीक है बेटा। तो ये आपका डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन पेयर का, 2 तरह के होते हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। लोन पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, और बॉन्ड पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो अब ये एग्जांपल था हमारा Cl2 का। अब इसमें आपको बताना है हाउ मेनी टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आर देयर, इन विच हाउ मेनी आर बॉन्ड पेयर एंड हाउ मेनी आर लोन पेयर। तो बड़ा इजी है इसको करना। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आर 7। अब इसमें से कितने ने आपस में बॉन्डिंग की, तो आप देख पा रहे हो बीच में बस एक ही तो बॉन्डिंग हुई है, इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पर एक ही बॉन्ड पेयर है। अब कितने यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पेयर रह गए, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 7 थे, उसमें से बॉन्ड पेयर आपका 1 है और लोन पेयर आपके 6 है। तो अभी हमने ये एग्जांपल किया होमो एटॉमिक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का। चलिए अब इसके आगे हम करते हैं, और भी एग्जांपल है होमो एटॉमिक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की, जैसे F2 हो गया, Br2 हो गया, I2 हो गया, ये सब आप लोग खुद करके देखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हेटेरो एटॉमिक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। हेटेरो एटॉमिक का मतलब क्या होता है, डिफरेंट एटम्स, ओके। तो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंट एटम है, सिंगल बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड का मीनिंग म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है। पहला एग्जांपल हमने लिया हाइड्रोजन क्लोराइड HCl मॉलिक्यूल का। तो आपको पता है इस बार एटम अलग अलग है, एक एटम हाइड्रोजन का और एक एटम क्लोरीन का है, तो हेटेरो एटॉमिक तो हो ही गया।
अब H का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसके पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया, हमने H पे एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। या दूसरा एलिमेंट क्या है, क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17 है, मैं डिवाइड करती हूँ तो 2, 8 और 7 होगा। तो आउटर मोस्ट शेल में इस बार कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने यहाँ क्लोरीन पे दिखाए 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देयर आर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब होगा क्या, H को अपना डुप्लेट पूरा करना है और Cl को अपना ऑक्टेट पूरा करना है। H अपना डुप्लेट पूरा करेगा, Cl अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। कैसे होगा वो आप देखिए, ये बेटा H पे इलेक्ट्रॉन है एक, और ये क्लोरीन पे 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये H तो शेयरिंग करेगा Cl के साथ और Cl आपका शेयरिंग करेगा H के साथ, तो बीच में एक बॉन्ड आ गया, यहाँ पे दोनों का काम पूरा हो गया, H का डुप्लेट पूरा और Cl का ऑक्टेट पूरा। तो उसकी हेल्प से ये बना HCl, HCl। अब आप ये बताएं यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, तो आप लोग देख पा रहे हो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आर 4, 1 2 3 4। बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1 ही है, बस एक ही तो बॉन्ड बना है। और लोन पेयर कितने हैं आप देखिए, 1 2 3। तो टोटल पेयर यहाँ पे 4 थे, समझो 3 आपके लोन पेयर है, एक आपका बॉन्ड पेयर है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं हेटेरोएटॉमिक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का ही। ये एग्जांपल हमने लिया NH3। NH3 का नाम क्या होता है आपको पता है, अमोनिया, ठीक है। इसमें सेंटर एटम क्या होता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होगा 7। अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो 2 और 5, तो बेटा N के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब H का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो ये तो आपको पता ही है H के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, हो गया। अब इसके आगे आप ये देखिए NH3 में सेंटर एटम कौन होगा, नाइट्रोजन होगा, ठीक है। तो बेटा सेंटर एटम यहाँ नाइट्रोजन हुआ, N पे हमने यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन दिखाए, 1 2 3 4 5, प्लस में 3 हमने यहाँ हाइड्रोजन एटम लिए, हर एक H पे एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए यहाँ क्या बना, ये N एटम है, इसे 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5, साथ में 3 ये H है, तीनों H पे एक एक इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। तो N को अपना ऑक्टेट पूरा करना है, H को अपना डुप्लेट पूरा करना है। तो N ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, 5 इसके पास खुद के थे, एक एक इसने H से लिया, टोटल इसके 8 हो गए, N का ऑक्टेट पूरा। H की बात करते हैं, बेटा H के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, एक एक ये देखिए N से अपना शेयर कर रहा है बेटा। यहाँ पर इसने इस N से किया, इस H ने इस नाइट्रोजन से किया, इस H ने इस नाइट्रोजन से किया, तो कुल मिला के N का ऑक्टेट पूरा हो गया और H का डुप्लेट पूरा हो गया, उससे फॉर्मेशन होगी NH3 की, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो जो ये N पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इन्होंने कहीं कोई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो ये आपके इलेक्ट्रॉन पेयर एज इट इज प्रेजेंट रहेंगे इस पे। तो अब इसमें टोटल कितने पेयर है इलेक्ट्रॉन के, 4 है, 1 2 3 4। बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3, और लोन पेयर कितना है आपको दिख रहा है, 1, ठीक है। अब ऐसे कुछ और एग्जांपल्स है हेटेरोएटॉमिक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की, जैसे आपका H2O हो गया, CH4 हो गया, PCl3 हो गया, ये सब भी हेटेरोएटॉमिक है। ये आप लोग खुद करके देखें बेटा सारे। अब इसके बाद आगे आप देखिए डाइएटॉमिक कोवलेंट बॉन्ड। तो आपको पता है डाइएटॉमिक कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, डाइएटॉमिक मीन्स 2 एटम है, ठीक है। अब वो होमोएटॉमिक भी हो सकता है और हेटेरोएटॉमिक भी। तो पहला आप देखिए, वैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है यहाँ O2, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, डिवाइड करती हूँ 2 और 6, मतलब O एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये मैंने एक O एटम बनाया और इस पे हमने दिखाए 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। ऐसे इस O पे भी 6 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन की कमी है अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए, मतलब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। तो आप देख पा रहे हो इस O के पास खुद के थे 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इसने यहाँ शेयर किया, 8 हो गए। इस O के पास 6 अपने खुद के थे, 2 इसने यहाँ शेयर किया, बेटा ये थोड़ा सा आगे बनता है यहाँ तक, तो इसके भी 8 हो जाते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के ये आया O एंड O के बीच में, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, 2 को ये शेयर करवा रहा है, 2 को ये करवा रहा है। तो उसकी वजह से O एंड O के बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे, 2 डबल, एक बॉन्ड आएगा डबल बॉन्ड, ठीक है।
तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, इनसे तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, तो इस O पे बचे 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, यहाँ भी 4 बचे, ठीक है। तो यहाँ डेफिशिएंसी हुई 2 इलेक्ट्रॉन की फॉर ईच ऑक्सीजन एटम, तो 2 इलेक्ट्रॉन है वो आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। अब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे कितने हुए, 6, 1 2 3 4 5 6, जिसमें से बॉन्ड पेयर कितने 1 2 और लोन पेयर कितने 1 2 3 4, टोटल पेयर यहाँ पे 6 है, जिसमें 2 आपके बॉन्ड पेयर है और 4 आपके लोन पेयर है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल है ऐसा एक और CO2, या आप लोग करके देखें, सेंटर एटम यहाँ पे कार्बन होगा। ये एग्जांपल थे डबल कोवलेंट बॉन्ड के। अब एग्जांपल हम करते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के, ओके। तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में बेटा क्या क्या है, देखिए फर्स्ट है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल होता है आपको पता है N2, ठीक है। नाइट्रोजन किस में एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में N2 की तरह। तो N का एटॉमिक नंबर पता है आपको 7, डिवाइड किया तो 2 और 5, तो आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन आए, तो आप कहेंगे देयर आर द 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने की कमी है, यहाँ ऑक्टेट पूरा करने में 3 की कमी है, तो आप कह सकते हो देयर आर द 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देयर आर द डेफिशिएंसी ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। तो अगर बेटा इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे। तो आप ये देखिए, मैंने दोनों नाइट्रोजन एटम बनाए और दोनों के पास 5-5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों के पास। हर्ष बेटा बोलिए। हर्ष बेटा खुद को अनम्यूट करो और बोलो। तो भी देखिए यहाँ बेटा दोनों एन एटम इनके पास 5-5 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो ये करेगा और 3 की ही ये करेगा। तो अब इस एन को आप देखिए, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन तो खुद के थे, 3 इसने इसके शेयर किए ना, तब जाके इसके 8 हुए, इसने 3 इसके शेयर किए, तो एन और एन के बीच में कैसा बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, और दोनों एन पे एक एक पेयर बच गया जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल कितने हैं, 3 तो ये है, 4th ये हो गया और 5th ये, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आर 5, जिसमें कितने बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड बने हैं, तो 3 बॉन्ड पेयर है, तो 2 यहाँ पे क्या बच गए, लोन पेयर, ओके। चलिए आगे अब देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल है कोवलेंट बॉन्डिंग इन मीथेन। मीथेन आपको पता है क्या होता है, CH4। CH4 में सेंटर एटम क्या है, कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6। मैं डिवाइड करूं तो 2 और 4, तो कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। साथ में H का आपको पता ही है, H एटम कंटेन ओनली 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब इसका हम बनाते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो पहली तो बात की कार्बन की, कार्बन पे 4 डॉट दिखाए, क्यों, बिकॉज इट कंटेन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। साथ में 4 यहाँ पे हाइड्रोजन है, और हर एक H एटम के पास एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ओके। तो अब आप देखिए सेंटर में मैंने लगाया कार्बन एटम, जो रेड डॉट से दिखाए हैं ना, ये चारों कार्बन एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब इससे आपको 4 हाइड्रोजन को जोड़ना है, सभी H के मैंने एक एक ये ब्लू डॉट से दिखाए हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हो गया। अब आप ये देखिए मैंने शेयरिंग यहाँ कैसे की, बेटा शायद आप लोगों को ये सब करना आ गया होगा। शेयरिंग की बात करते हो तो देखो, कार्बन अब 8 इलेक्ट्रॉन कर रहा है यहाँ शेयर करके, हो रहे हैं ना इसके 8, 4 इसके खुद के थे, 4 इसने एक एक H से ले लिए, ठीक है। और H का डुप्लेट पूरा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, आप देखिए हर एक H एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का शेयर कर रहे हैं। तो इसकी हेल्प से ये बना, बीच में एक सेंटर एटम है, बीच में यहाँ पे 4 बॉन्ड आए और वो चारों H से जुड़ गया। तो अब यहाँ टोटल पेयर कितने हैं इलेक्ट्रॉन के, 1 2 3 4, टोटल पेयर 4 है, और चारों की चारों बॉन्ड पेयर है। सो देयर आर द 0 लोन पेयर। बॉन्ड पेयर को शेयर्ड पेयर कहते हैं, लोन पेयर को अनशेयर्ड पेयर कहते हैं। अब है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। तो फर्स्ट हो गया, दे कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक H2O है, CH4 है, HCl है। फिजिकल स्टेट की बात करूं तो उनके बीच में वीक वांडरवाल फोर्स होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। मान लो वाटर और वाटर का मॉलिक्यूल है, उनके बीच में भी कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, कौन सा फोर्स होता है, वीक वांडरवाल फोर्स। और ये तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। एग्जाम्पल जैसे आपका CH4 है मीथेन, C2H6 है इथेन,
C3H8 है, गैसियस स्टेट में है। लेकिन जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे बेटा, 4-5 कार्बन तक गैसियस स्टेट रहेगी, उसके आगे कार्बन एटम 5, 6, 7, 8, 10 तक हो गई तो स्टेट लिक्विड हो जाएगी। उससे ऊपर कार्बन जाएंगे तो स्टेट आपकी सॉलिड हो जाएगी, क्योंकि जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते हैं उतना ही वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ती है। वांडरवाल फोर्स बढ़ेगा तो स्टेट धीरे धीरे कैसी होगी, सॉलिड हो जाएगी। ठीक है, और एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये आपका लिक्विड स्टेट में होता है। इथेनॉल है, C2H5OH, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल, ये भी लिक्विड स्टेट में होता है। ईथर है, ROR, ये भी लिक्विड स्टेट में होता है। कुछ एक सॉलिड भी है, जैसे ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, यूरिया। ग्लूकोज होता है C6H12O6, सुक्रोज होता है C12H22O11, यूरिया हो गया NH2CONH2। तो इन सभी की स्टेट कैसी होती है बेटा, सॉलिड होती है। तो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसियस में भी। आगे ये कह रहा है जो कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं इनमें दोनों प्रॉपर्टीज होती है, कुछ एक स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन होते हैं, कुछ एक नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं। So covalent solid have both crystalline as well as a non-crystalline structure. अब आगे इसकी बात है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, तो क्या कहेंगे, आपको पता है कोवेलेंट सॉलिड में वीक वांडरवाल फोर्स होता है, सो देयर इज द वीक वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पर एनर्जी भी कम ही चाहिए टू ब्रेक द बॉन्ड, लेस एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड, इसीलिए कोवेलेंट सॉलिड का लो होता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आगे इसमें बात है सोल्युबिलिटी की। जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं दे आर नॉन पोलर, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर नॉन पोलर। ठीक है, और आपको पता है अगर नॉन पोलर कंपाउंड है तो वो सोल्यूबल भी किसमें होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही होगा। ए नॉन पोलर कंपाउंड इज सोल्यूबल इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में यहाँ पे कौन हो गया, जैसे कि CCl4, कार्बन डाइसल्फाइड, ईथर, ये सब बेटा होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो इन सब में तो कोवेलेंट कंपाउंड डिजोल्व होंगे, बट वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, इसमें डिजोल्व नहीं होंगे। तो भाई ये आपकी प्रॉपर्टीज हुई कोवेलेंट कंपाउंड की। ठीक है, अब इसके बाद बेटा आप लोग खुद सुने, चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल। आपको मैं 2 दिन का टाइम दे रही हूँ, कल का और परसों का, मीन्स फ्राइडे को आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 का टेस्ट होगा। फ्राइडे को आप लोगों का चैप्टर नंबर